अब तक ना हम लोगों ने बायंसी और बाइंड फोर्स को समझा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझा, लॉज ऑफ फ्लोटेशन को समझा। हमें ये बात समझ में आई कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड पे फ्लोट करवाने के लिए, जैसे वाटर पे फ्लोट करवाने के लिए, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ता है। जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं तो ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम हो तो वो फ्लूइड पे फ्लोट करता है, और अगर डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा हो फ्लूइड के अंदर सिंक कर जाता है। ठीक है, अब इसको ना प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं। हमारे पास में एक नीडल है, अब ना इसका मैंने मास लेने की कोशिश करी थी, बट जो मेरे पास में स्केल था उसके अंदर इसका मास नहीं आ रहा था, बिकॉज इसका मास बहुत कम है। तो मैंने ऐसी 10 नीडल्स का मास लिया, तो ओवरऑल 10 नीडल का मास आ रहा था 5 ग्राम। तो मैं बोल सकता हूँ एक नीडल का मास जो था 0.5 ग्राम था। तो मैं यहाँ पे 0.5 ग्राम एक नीडल का मास लिख लेता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसकी डेंसिटी निकालने वाले हैं। अब डेंसिटी निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, ऑब्जेक्ट का मास और उसका वॉल्यूम। अब नीडल जो है जनरली अगर इसके टिप को और थोड़े से एंड को आप छोड़ दो तो नीडल का शेप सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, उसका एरिया इंटू उसकी हाइट, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम होता है। तो हमें इसकी रेडियस की भी रिक्वायरमेंट है और इसकी लेंथ की या इसकी हाइट की रिक्वायरमेंट है। तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम लोग इसकी लेंथ निकाल रहे हैं, थोड़ा सा प्रिसाइज आ जाएगा, इससे बेनिफिट ये होगा। देखो रीडिंग आप लोगों को दिख रही होगी, एक बार देखना, हल्का सा और ज़्यादा होगा प्रिसाइज करने के लिए। ऑलमोस्ट सेट है। रीडिंग दिख रही है, देखो रीडिंग है इसकी 5 सेंटीमीटर, उसके बाद में 0.4 5.4 सेंटीमीटर, मतलब 5.45 सेंटीमीटर। तो मैं इसको ना 5.45 सेंटीमीटर ही ले रहा हूँ। सो एच की वैल्यू हो गई 5.45 सेंटीमीटर। अब इसका डायमीटर निकालने के लिए आइदर हम लोग वर्नियर कैलिपर ही यूज कर सकते हैं, बट वर्नियर कैलिपर ना उतना प्रिसाइज वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि डायमीटर जो होगा ना वो मिलीमीटर्स में है। तो डायमीटर निकालने के लिए मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहा हूँ, दैट इज स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज का मेन पर्पस यही होता है कि थोड़े थिन वायर्स का डायमीटर निकालने का काम करता है, राइट। सो कुछ नहीं करना है आपको, नीडल को लेना है, स्क्रू गेज की जो क्लैंप है उसके बीच में आपको उसको टाइट करते जाना है। जब आपको लगे पूरी तरह से मेन स्केल टाइट हो चुकी है तो फिर सेकेंडरी स्केल से आप थोड़ा सा और एडजस्टमेंट कर सकते हो। और रीडिंग्स आपको कहाँ दिखाई देंगी, एक मेन स्केल यहाँ पे और सेकेंडरी स्केल ये सर्कुलर स्केल है। मेन स्केल में मुझे सिर्फ 0 दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर के अंदर अंदर इसका डायमीटर है, और 0.1 के बाद में मुझे यहाँ पे 50 दिखाई दे रहा है। सो मैं ले सकता हूँ 0.50 मिलीमीटर, मतलब 0.5 मिलीमीटर। सो एक एवरेज एस्टिमेट हमको मिल गया इसके डायमेंशन का। इसका डायमीटर हो गया 0.50 मिलीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.25 मिलीमीटर। सारी यूनिट्स को ना स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जरूरत है कन्वर्ट करने की, बिकॉज हमको इसको कंपेयर करना है वाटर की डेंसिटी से। वैसे वाटर की डेंसिटी आपको याद होगी, मैंने बताई थी। डेंसिटी ऑफ वाटर मैं यहां लिख देता हूं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पर क्या सिर्फ यही यूनिट है, अगर मुझे सीजीएस में लेनी हो तो हो जाती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं स्टैंडर्ड में लेना प्रेफर करूंगा। सो मास को मैंने लिया किलोग्राम्स में, तो मास कितना हो गया, सबसे पहले तो 0.5 ग्राम है, तो 5 टू 10 की पावर -1 ग्राम। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई और करा, तो 5 इंटू 10 की पावर -4 किलोग्राम। ये आ गया हमारे पास है मास। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसकी लेंथ या फिर हाइट मिल चुकी है और इसकी रेडियस मिल चुकी है, इनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 5.45 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली 5.5 सेंटीमीटर, मतलब 555 इंटू 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 55 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये आ गई हमारे पास में इसकी हाइट।
ऑन दी अदर हैंड इसकी रेडियस थी 0.25 मिलीमीटर, सो ऑलरेडी ये 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मिलीमीटर है। अब मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर। सारी की सारी क्वांटिटीज ना स्टैंडर्ड यूनिट में आ गई है। ये हो गई रेडियस, ये हो गई इसकी हाइट और ये हो गया इसका मास। सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम विल बी पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस का स्क्वायर दैट मीन्स 25 इंटू 10 की पावर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना 55 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो मेरे पास में 3.14 एक क्वांटिटी है, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, 55 एज इट इज है। अब ये देखो आप 10 की पावर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 और साथ में 10 की पावर माइनस 3, तो ओवरऑल कितना हो गया 10 की पावर माइनस 13, राइट। तो वॉल्यूम आ रहा है 107937.5 इंटू 10 की पावर माइनस 13 मीटर क्यूब, ठीक है। अब जरा इसकी डेंसिटी निकालते हैं। सो डेंसिटी ऑफ नीडल को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नीडल का मास था हमारे पास में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और इसका जो वॉल्यूम आया इसको मैं 1.07 करके 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 लिख दूं, ठीक है। अब जब मैंने इसको ऊपर भेजा तो ये बना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 1.07 इंटू 10 की पावर प्लस 8। तो यार है 5 अपॉन 1.07 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैंसिल करोगे अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा ही है? देखो वाटर की डेंसिटी होती है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ज्यादा ही है, ठीक है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, इट शुड सिंक। तो देखें सिंक करता है कि नहीं करता है। सो नीडल फ्लोट करने लगती है, जबकि लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक करेगा। क्या इस पे लॉ ऑफ फ्लोटेशन फेल हो गया? ऐसा नहीं है। फिजिक्स में ना सिर्फ एक फिनोमेना काम नहीं करता, मल्टीपल फिनोमेनाज एक साथ काम करते हैं। यहां पे फ्लूइड की एक और प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या एक्शन में आ जाती है जो कि होती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करने की कोशिश करता है मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, और किसी भी वॉल्यूम के लिए जो मिनिमम सरफेस एरिया हो सकता है वो स्पेरिकल हो सकता है, राइट। अब सरफेस टेंशन ही वो रीजन है जिसकी वजह से आप ड्यूज देखते हो, प्लांट्स के ऊपर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं। इवन जब रेनफॉल होती है तो ड्रॉप्स का जो शेप होता है वो भी स्पेरिकल होता है। तो ये सब सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। सरफेस टेंशन की वजह से ही किसी भी फ्लूइड के ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, मतलब एक लेयर बन जाती है। तो सरफेस टेंशन काम कैसे करती है? सरफेस टेंशन के पीछे एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल फोर्स होता है, दैट इज कोहेसिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड। देखो कोई भी चीज, कोई भी गैस, कोई भी फ्लूइड दो तरह के फोर्सेस लगाते हैं, एक तो कोहेसिव, एक एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स होते हैं सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस, जैसे वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस। ऑन दी अदर हैंड वाटर को जब किसी कंटेनर में डालते हैं तो वाटर कंटेनर से चिपक जाता है, तो वहां पे जो फोर्स लगता है वो कहलाता है एडहेसिव फोर्स। सो ड्यू टू दीज कोहेसिव फोर्सेस सरफेस टेंशन एग्जिस्टेंस में आती है, राइट। मैथमेटिकली सरफेस टेंशन
निकालने के लिए हम लोग लिक्विड की सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन को अज्यूम करते हैं, टेंजेंट को अज्यूम करते हैं, और इस टेंजेंट के अक्रॉस जो फोर्स लग रहा होता है, फोर्स और इस टेंजेंट की लेंथ के रेशो को हम लोग क्या कह देते हैं, सरफेस टेंशन। मान लो ये जो मैंने टेंजेंट या एक लाइन लिक्विड की सरफेस पे ड्रॉ करी हुई पी क्यू, इसकी लेंथ एल है, और इसके दोनों साइड पे जो कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड एफ है किसी भी इंस्टेंट पे। सो सरफेस टेंशन जो होगी, जिसको हम एस या टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगा सिंपली एफ अपॉन एल। क्लियर? आसान सी बात है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड फिल्म। देखो अब यहां पे ना कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल हमने थोड़ा बॉटम में ले रखा है, एक मॉलिक्यूल को हमने सरफेस पे ले रखा है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे इंटरनल मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाले जो नेबरिंग मॉलिक्यूल के कोहेसिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा होंगे, बिकॉज ये वाला मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंडेड है दूसरे मॉलिक्यूल से। बट ऑन दी अदर हैंड ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है ये सिर्फ नीचे सेम टाइप के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, मतलब कोहेसिव फोर्स को सिर्फ नीचे लगेंगे, तो ये ज्यादा फोर्स डाउनवर्ड्स एक्सपीरियंस करेगा रेदर देन अपवर्ड्स। तो ऐसा होते होते अगर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लोग सोच लें सरफेस पे, तो सब के सब डाउनवर्ड्स मतलब सेंटर की तरफ फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो लिक्विड जो होते हैं वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करते हैं, बट जब आप इनको किसी कंटेनर में डालते हैं या फिर ऐसे स्प्रेड कर देते हैं, सो ड्यू टू द सेम प्रॉपर्टी दे मेक अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होती है? स्किन जैसे स्ट्रक्चर। तो वो मेम्ब्रेन ही है जो कि फिलहाल इस नीडल को सपोर्ट करके बैठी, राइट? अब आपको समझ में आ गया कि क्यों ये नीडल अपनी डेंसिटी ज्यादा होते हुए भी फ्लोट कर पा रही है इसके ऊपर, एक लिक्विड के ऊपर। क्लियर? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है सरफेस एनर्जी। देखो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी को रिलेटेड टर्म्स हैं। सरफेस एनर्जी को आप ये समझो कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क is required to be done to increase the area of surface by a unit। ठीक है, ये वो वर्क डन रिक्वायर्ड है जो कि सरफेस एरिया को 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो हमने माना कि हमारे पास में एक फ्रेम है, दिस फ्रेम ABCD, इसको हमने डिप करा है किसी सॉल्यूशन या किसी लिक्विड के अंदर, जिसकी वजह से यहां पे ना एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। अब इस फ्रेम की खास बात यह है कि इसका ये जो साइड है ना PQ, ये PQ मूवेबल है, हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। ऑब्वियसली जब यहां पे मेम्ब्रेन बनी तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स का अमाउंट है F। मान लो कि ये जो CD वाली लेंथ है या इस PQ मूवेबल साइड की जो लेंथ है वो स्मॉल l है, तो अगर मैं यहां पे सरफेस टेंशन की बात करूं तो T इज टू क्या हो जाएगा, F अपॉन लेंथ होती है। अब यहां पे लेंथ की जगह हम लोग 2l लेंगे, बिकॉज मेम्ब्रेन जो है वो दोनों साइड से ओपन है। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि मेम्ब्रेन की कितनी फ्री सरफेसेस मिल रही है, मेम्ब्रेन को कितनी फ्री सरफेसेस मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम लोग जब एयर बबल और लिक्विड ड्रॉपलेट्स की बात करेंगे तब हमको मेम्ब्रेन्स का पता होना चाहिए, ये तब हमें सरफेसेस का पता होना चाहिए कि हमें कितनी सरफेसेस फ्री मिल रही हैं। तो इस फोर्स का मेजर हो जाएगा F इज टू T इंटू 2l। अब ऑब्वियसली बात है ये फोर्स इस साइड PQ को, दिस मूवेबल साइड PQ को टुवर्ड्स साइड CD ड्रैग कर रहा होगा। अब हम लोग इसको यहीं बनाए रखना चाहते हैं, तो हमको इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज F डैश। और अगर हमें इसके एरिया को इंक्रीज करना है तो हम लोग इसको राइट साइड पे ड्रैग कर सकते हैं एक न्यू पोजीशन P डैश Q डैश पे, और इस पोजीशन की Q से डिस्टेंस, लाइक Q डैश की Q से डिस्टेंस कितनी, डेल्टा x। तो टेक्निकली हमने एरिया कितना इंक्रीज कर लिया, डेल्टा A, क्योंकि हमने लेंथ जो इंक्रीज करी है वो डेल्टा x है, राइट? So according to the definition, it is surface energy is the amount of work done to increase the area of the liquid film by a unit against the surface tension। तो आप surface tension के अगेंस्ट सारा काम करोगे, राइट? सो वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा कैसे होता है, W इज इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट।
इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डेल्टा एक्स, टू एफ इंटू डेल्टा एक्स, और यही हमारी क्या है, सरफेस एनर्जी। सो सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू हम लोगों ने यहां से उठाई, दैट इज टी इंटू टू एल इंटू डेल्टा एक्स। तो E इज इक्वल्स टू टू को हमने आगे लिया, टी इंटू एल डेल्टा एक्स। अब एल डेल्टा एक्स क्या है, दिस लेंथ एंड चेंज इन दिस breadth is the change in area, so it will become E is equals to 2 into T into change in area of the liquid film. So ये निकल के आ जाता है क्या, सरफेस एनर्जी का रिलेशन विथ सरफेस टेंशन। खास बात, अगर आप इस फॉर्मूला को देखेंगे तो इस फॉर्मूले में आपको सरफेस एनर्जी की यूनिट क्या दिखेगी, सरफेस एनर्जी की यूनिट होगी, देखो टेंशन की यूनिट क्या बन गई यहाँ पे, न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या बन गई, न्यूटन पर मीटर, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो सरफेस एनर्जी की यूनिट क्या दिख रही है, न्यूटन मीटर। बट ये यूनिट सही नहीं होती है, सरफेस एनर्जी की यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज अ यूनिट एरिया, राइट। तो जो दिखती है कभी कभी वो यूनिट्स नहीं होती हैं, तो दैट बिकम्स जूल पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अब हमारे पास में एक फ्रेम है वायर का जिसका शेप स्क्वायर है और इसकी हर साइड है 10 सेंटीमीटर। इसको जब हम लोगों ने एक लिक्विड के अंदर डिप करा, इस पे मेम्ब्रेन बन जाएगी, मान लो इस पे मेम्ब्रेन बन गई। अब ये मेम्ब्रेन जो है वो इन चारों साइड्स के बीच में बन रही है, और तो और पीछे की तरफ से भी वो ओपन है और आगे की तरफ से भी ओपन है, तो चारों साइड्स पे फोर्स लगेगा अंदर, यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे भी एफ और यहाँ पे भी एफ। तो ओवरऑल आप देखो तो अगर आप फ्रंट व्यू से इसको देख रहे हो तो आपके लिए ओवरऑल जो लेंथ इस फ्रेम की हो जाएगी, आपके लिए इस फ्रेम की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 4 टाइम्स 10 सेंटीमीटर। ऑन दी अदर हैंड लिक्विड फिल्म पीछे से भी ओपन है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा आपको देखना है कि कितनी सरफेसेस आपको ओपन मिल रही है। तो ये ओवरऑल लेंथ हो गई 80 सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में, तो 80 इंटू 10⁻²2 मीटर, मतलब 0.8 मीटर इज द लेंथ। लिक्विड की सरफेस टेंशन है 28 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर इनवर्स, एंड हमें निकालना है व्हाट इज द फोर्स। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू F अपॉन L, और यहां पे L हमारे पास में ऑलरेडी आ चुका है 0.8 मीटर, सो F इज इक्वल्स टू T टाइम्स L। F इज इक्वल्स टू T की वैल्यू 28 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8, तो हम लोग क्या इसको 28 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसने भी हमें 10⁻⁻1 दे दिया। नाउ 28 8s आर हाउ मच, 224, 224 इंटू 10⁻⁻4 मतलब 0.0224 न्यूटन। So this is the force experienced by this frame when it is dipped inside a liquid of surface tension 28 into 10⁻³ Newton meter inverse. The main thing to remember is always look for the free surfaces. Free surfaces मतलब कितनी open surfaces available है या कितनी surface air के contact में आपको मिल रही है। अब जब आप किसी भी फ्रेम को डिप करोगे उसके अराउंड सरफेस बन जाएगी, मतलब लिक्विड की सरफेस उस पर बन जाएगी, तो आगे और पीछे दोनों साइड से ओपन है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लिक्विड को किसी कंटेनर में पोर करोगे तो उसकी फ्री सरफेस कितनी है, ओनली वन, ऊपर वाली, क्योंकि नीचे उसके वाटर है। फ्री सरफेस वो सरफेस होती है जो कि एयर से कांटेक्ट में हो, राइट। सो इसके लिए 2 सरफेसेस हम लोग ले रहे हैं, आगे और पीछे, इस चीज का आपको ध्यान रखना, बस आसान सी बात है। अब ना एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब उससे कनेक्टेड है। ऐसा क्या होता है इनमें जो कि वो कपड़ों को साफ करवा देता है, और ये सिर्फ डिटर्जेंट्स में नहीं होता, ये ना हमारे फेस वॉश में भी होता है।
ये हमारे नहाने के जो साबुन होता है उसमें भी होता है। तो आप ना ये मत सोचा करो कि डिटर्जेंट जो है वो बिल्कुल अलग केमिकल है, सबके अंदर कॉमन केमिकल्स यूज होते हैं, बस क्या है, खुशबू चेंज हो जाती है। तो बर्तन धोने के जो साबुन है उससे आप नहा सकते हो, वैसे मतलब बता रहा हूँ, डिटर्जेंट से भी नहा सकते हो, ऑलमोस्ट केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है, सबके अंदर एक कॉमन चीज होती है, दैट इज सरफेस एक्टिव एजेंट, जिन्हें हम शॉर्ट में सर्फेकेंट्स कहते हैं। अब जरा सोचो, डिटर्जेंट बोलते ही सबसे पहला दिमाग में क्या चीज आती है? सर्फ। तो सर्फ ना यहां से आया, सर्फ नाम से कंपनी है, उन्होंने सर्फेकेंट्स को अपने ब्रांड का नाम ही बना लिया। अब सर्फेकेंट्स क्या होते हैं? इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इनका एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है? तो हेड और टेल पे बाद में आऊंगा। जब कपड़ों पे ऑयल गिर जाता है, जब कपड़ों पे खाने के आइटम गिर जाते हैं, तो उनको धोने में प्रॉब्लम ये होती है कि वाटर अपनी सरफेस टेंशन की वजह से कपड़ों को गीला नहीं करता, ठीक है? वाटर की सरफेस टेंशन हो रही है तो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में इतने अच्छे से बॉन्डेड हैं कि वो कोहेसिव फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं और एडहेसिव फोर्स कम लगा रहे हैं, जिससे वजह से कपड़े गीले नहीं होते। कहीं कहीं जगहों पे हैवी वाटर होता है, थोड़ा सा वाटर की डेंसिटी और ज्यादा होती है, जैसे बोरिंग का पानी कई जगहों पे थोड़ा हैवी होता है, तो उससे कपड़े बिल्कुल नहीं धुलते हैं, उसमें झाग भी नहीं बनती अगर आप कोशिश करोगे तो उसमें उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये सर्फेकेंट्स सीन में आते हैं। सर्फेकेंट्स के हेड और टेल अलग अलग काम करते हैं। इनके हेड जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने से बॉन्ड जोड़ लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और इनकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड नहीं बनाते, ये उस इंप्योरिटी के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं जिसको कि आपको रिमूव करना है। सो जब ये वाटर के अंदर घुले जाते हैं तो ये दो काम करते हैं, एक तो इनके हेड्स जो होते हैं वो वाटर के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, और टेल्स जो होती है वो इंप्योरिटी के साथ में बॉन्ड बनाती है, जिससे वाटर और इंप्योरिटी आपस में चिपक गए, तो वाटर के साथ में इंप्योरिटी बह के बाहर निकल जाएगी लाइक ऑयल। और दूसरा काम ये करते हैं, वाटर की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, और अगर वाटर की सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो वाटर के अंदर चीजें आराम से घुलने लगेंगी। अभी तक हमारी जो नीडल थी वो फ्लोट कर रही है, देखो। और इस चीज को समझने के लिए मेरे पास में थोड़ा सा सर्फ है, तो मैं बड़े आराम से इसके अंदर से सर्फ डालने वाला हूं, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे जैसे सर्फ घुलेगा, इस वाटर की सरफेस टेंशन रिड्यूस होगी, और मुझे कुछ अलग से फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, क्योंकि सरफेस टेंशन अगर कम हो रही है तो धीरे धीरे इस नीडल को नीचे से मिलने वाला सपोर्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से नीडल खुद ही नीचे गिर जाएगी। तो हम सिर्फ इसको टाइम पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं बाहर से फोर्स नहीं लगाना चाहता, वरना तो फिर आप बोलोगे सर आपने चीटिंग कर ली, नीडल को खुद ने गिरा दिया। तो थोड़े टाइम में नीडल खुद ही गिरनी चाहिए, इंतजार करेंगे क्योंकि खुद ही घुलेगा ये। हो गया, गिर गई। तो ये थी सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, और बहुत ही काम की चीज डिटर्जेंट्स। तो अगली बार जब डिटर्जेंट को वर्क करते हुए देखो तो सोचना इसके पीछे कितनी फिजिक्स लगी है। हालांकि थोड़ी सी केमिस्ट्री भी है, बट कितनी फिजिक्स लगी है। क्या काम करता है? एक तो वाटर की सरफेस टेंशन को कम करता है, जिसकी वजह से वाटर के जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, और वाटर फाइनली
दूसरे मटेरियल से बॉन्ड बना पाता है। और दूसरा काम ये करता है कि इसके हेड्स और टेल्स हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो हेड वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, जबकि टेल्स उस इंप्योरिटी के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं जिसको कि रिमूव करना है। तो अपेरेंटली आप अगर सोचो तो वाटर ही अब इंप्योरिटी से भी चिपकना शुरू हो गया इसकी हेल्प से, राइट। सो इट प्रोवाइड्स एन इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन इंप्योरिटी एंड वाटर। और इसी की वजह से हम लोग साफ सुथरे व्हाइट शर्ट पहनते हैं, मैंने आज इसलिए पहनी है।